अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी आज का जो शुरुआत वीडियो की करते हैं वो है पाकिस्तान में जो खुदकश हमला हुआ है। 31 अफराद शहीद हुए हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो ज़ख्मी भी हुए हैं और काफ़ी एक अफ़सोसनाक वाक़या है पाकिस्तान के लिए। ख़ास तौर पे जब लाहौर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं बसंत के हवाले से, एक अच्छा फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है और पूरी दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से पाकिस्तान एक महफूज जगह है। उसी औकात के दौरान पाकिस्तान के एक इलाके के अंदर इस तरह का एक हमला होना, बम ब्लास्ट करना और जानी नुकसान होना बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का बायस भी है और सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से भी काफ़ी पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान भी उठते हैं। जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान की डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट जाता है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे जाता है और उसकी हालत भी आज आप लोगों ने देखी। जैसे ही मार्केट की जुमे के बाद 2:30 बजे जब जैसे ही मार्केट ओपन हुई है तो मार्केट एकदम से डिप ली है मार्केट ने और अच्छी खासी डिप ली है। अदरवाइज़ जो पहले प्रेशर आ रहा था वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से प्रेशर था कि उनके जो केस था प्रिजनर्स सॉरी पेंशनर्स के हवाले से, तो पेंशनर्स जो हैं उन्होंने वो केस जीत लिया है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वो हार गया है, तो उसका प्रेशर चल रहा था, उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई बम ब्लास्ट वाली, तो उसके फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सिचुएशन हुई है, बहुत ज़्यादा डिप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर आई है। तो जितने भी शहीद लोग हैं उनके लिए अल्लाह पाक से हम लोग दुआए मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फ़रमाए और बाकी दुआ करते हैं कि जी पाकिस्तान को अल्लाह ताला हर किस्म के ऐसे हादसात से और ख़ुदकश हमला आवर लोगों से और इस तरह के फ़साद करने वाले लोगों से महफूज करे। आमीन जी। जी सेकंड जो न्यूज़ है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। नेशनल बैंक और पेंशनर्स, उनके जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनके दरमियान एक केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका फ़ैसला सुना दिया है और ये फ़ैसला सुनाया है जी पेंशनर्स के हक़ में। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब लायबल है तमाम जो ड्यूज़ हैं उनको पे करने के लिए, जो इजाफ़ा भी रहा पिछले सालों के अंदर, और जो भी पेंशन उनकी बनती है उनको वो पे करेगा। नेशनल बैंक का कहना है कि जी इसका इनकी एनुअलाइज इनकम के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज के दिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो नेगेटिविटी देखी गई वो तकरीबन 8% से ज़्यादा थी। बाकी डिटेल जो है हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाटा पोर्टल पे जाके ब्रीफली उसको स्टडी करेंगे। जी सेकंड नंबर पे पाकिस्तान और जॉर्डन जो है उन्होंने एग्री किया है, या एग्रीमेंट कह लें इसको, कि वो परस्यू करेंगे पाकिस्तान और जॉर्डन के दरमियान जो प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको परस्यू करने का एग्रीमेंट हुआ है। और उसके अलावा अपने जो बिलेटरल कोऑपरेशन है वो डिफरेंट सेक्टर्स में, टोटल 16 सेक्टर्स हैं, उनके अंदर अपने जो भी कोऑपरेशन है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। इन सेक्टर्स के अंदर जो इंक्लूडेड हैं वो ट्रेड के हवाले से है, फाइनेंस के हवाले से है, इंडस्ट्री टू क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, हेल्थ के हवाले से है और टेलीकम्युनिकेशन और एजुकेशन के हवाले से, और इसके अलावा बाकी सेक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इस तरह की डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए और इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहाँ पे चल रही है उसके साथ साथ पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जी पाकिस्तान के फ़ाइनेंस मिनिस्टर जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने अपनी एक मीटिंग में ब्रीफली बताया है कि जो नेक्स्ट बजट आने वाला है उसमें जो हाई इनकम स्लैब में लोग फॉल करते हैं, जिनको HNW भी कहा जाता है, उनके हवाले से भी टैक्स रेट को रिव्यू किया जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि उनके जो टैक्स रेट हैं उनको कम किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान बताया कि जी अपने जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे थे उनका जो टैक्स था वो 5% से कम करके 1% कर दिया गया और इसी तरह लोअर और मिडिल क्लास की इनकम को भी रिलीफ दिया गया। लेकिन जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है, टैक्स ब्रैकेट भी ज़्यादा है, उनको रिलीफ नहीं दिया गया। तो होपफुली आने वाले बजट के अंदर जो ज़्यादा इनकम कमाने वाले लोग हैं, सैलरीड क्लास के अंदर, उनको रिलीफ दिया जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ का ज़िक्र भी करता जाऊँ, क्योंकि टैक्स ज़्यादा डिडक्ट होता है जिन सैलरीड क्लास का, तो वो करते क्या है, वो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर प्लेसमेंट करते हैं टैक्स क्रेडिट के लिए। अब टैक्स क्रेडिट होता क्या है, इसको ब्रीफली तौर पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट तो नहीं लेकिन आने वाली वीडियो के अंदर इसको ब्रीफली भी कंप्लीट करूँगा, लेकिन एक शॉर्ट बता देता हूँ। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है कि आप अपना 20% तक टैक्स सेव कर सकते हैं। उसके लिए अपनी टोटल इनकम का 20%, अप टू 20% ही किसी ना किसी पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको, और आप बाउंड हो जाते हैं अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट और 60 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर कम फर्स्ट। अब उस हिसाब से जब आप बाउंड हो जाते हैं तो आप अपनी अमाउंट विड्रॉ नहीं करवा सकते, लेकिन सिर्फ उस साल के लिए आपको 20% तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने 20% का टैक्स बेनिफिट लेना है। आप 5% अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 5% का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप 10% इन्वेस्ट करते हैं तो 10% का भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। मैक्सिमम जो कैप लॉक है वो 20% का है, लेकिन माई पर्सनल सजेशन इज़ दिस कि अगर आपने टैक्स क्रेडिट लेना है, उससे बेहतर ये है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मल में इन्वेस्ट करें और स्टॉक मार्केट के अंदर टाइमली कन्वर्जन करें और अपने एनुअलाइज रिटर्न को बढ़ाएं, रैदर के आपकी अमाउंट बाउंड हो जाए एक रिटायरमेंट टाइम के लिए। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। जी, लास्ट आपके साथ डिस्कशन हुई थी कि अजय बंगा जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने पाकिस्तान में विज़िट किया था, और उनका विज़िट पाकिस्तान में और बाकी सूबों में भी उन्होंने अपने एक शॉर्ट विज़िट किए थे। तो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मामलात में उन्होंने पाकिस्तान को रिव्यू दिया है। जिसमें नेगेटिव रिव्यू की बात करें तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान को ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि वो अगले 10 सालों के अंदर 30 मिलियन जॉब्स क्रिएट करें। अगर तो पाकिस्तान ये करने में नाकाम होता है तो उसके दो सूरत हाल निकलेंगे, दो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। एक तो पाकिस्तान जो है वो इल्लीगल माइग्रेशन की तरफ जाएगा, यानी दूसरे मुल्क जो डंकी लगा के लोग जाते हैं। दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इंस्टेबिलिटी होगी। तो ये दो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से अजय बंगा साहब ने पाकिस्तान को बता दिए हैं कि पाकिस्तान इन दो चीज़ों के ऊपर तो ज़रूर काम करे। जी, जैसे जैसे पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, उसी तरह इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसी तरह कज़ाक एक फ़र्म है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो कि पाकिस्तान की गोल्ड माइनिंग के अंदर 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लेस करना चाह रही है, जो कि लोकेटेड है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो उन्होंने अपना प्रपोज़ल दे दिया है, पाकिस्तान अब उसको फाइनलाइज़ कैसे करता है और कैसे लेके चलता है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करना चाह रही हैं और कर भी रही हैं। जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आपके सामने ही रही है। पाकिस्तान के आज के दिन में दो तीन नेगेटिव न्यूज़ रही हैं। सबसे पहली जो बड़ी न्यूज़ है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो धमाका हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, ख़ुदकश हमला किया है, और उसके नताइज में ज़ाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी कंसर्न काफ़ी पाकिस्तान के हवाले से पैदा हुए हैं, और पब्लिक जो है वो परेशान भी काफ़ी ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह के धमाके होते हैं तो लोगों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न तो बन जाता है। उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे कैसे रहे वो आपके सामने है। पहले की मैं जो जुमे से पहले की सिचुएशन है वो ये रही है। यहाँ पे मार्केट ने अपने फ़र्स्ट हाफ़ में ही डिप ले लिया था, लेकिन उसके बाद मार्केट रिकवर करना शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही जुमा ब्रेक के बाद मार्केट ओपन हुई है तो उसने डबल डिप ली है, और तकरीबन जो नेगेटिविटी रही वो 2.5% तक चली गई थी। लेकिन जो क्लोजिंग आई है मार्केट की वो 2% के पास रही नेगेटिव में, और 3,700 पॉइंट्स की कमी हुई है। और अगर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन देखें तो 1,84,129 पे मार्केट ने क्लोज़ किया है, और अपने 184 का जो लेवल है उसको सिक्योर किया है। लो का जो लेवल था 183,547 है, और हाई मार्केट ने शुरू में ही लगा दिया था, थोड़ी देर के लिए ही 188 को क्रॉस किया था। इस लिहाज से देखा जाए तो जो क्लोजिंग रही है वो अपने लो के लेवल के नज़दीक रही है। सेकेंडली वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर रहे हैं आज के दिन में भी। कल भी तकरीबन इसके आसपास ही वॉल्यूम थे, और आज भी मार्केट में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम देखे गए हैं। ओबियसली जब इस तरह की डिप आती है, सडन डिप जब मार्केट में आती है, तो जो बिग बायर हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं होने देते, और वो नीचे वाले लेवल्स पे बहुत ज़्यादा स्टॉक्स उठाते भी हैं। इसके अलावा 1 ईयर चेंज जो है वो ऑब्वियसली नीचे आ गया है, 66.97% का रिटर्न, और एयर टिल डेट में जो रिटर्न आया है वो 5.79% का रहा है।
जो 52 वीक्स की रेंज है वो आपके सामने है 101,598 और 191 की रेंज रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। तकरीबन जो ये रिटर्न बनता है 88% का रिटर्न 52 वीक्स की रेंज के हिसाब से मार्केट डिलीवर कर चुकी है। दूसरे इंडेक्स की बात करें तो ओल्ड शेयर की बात करते हैं, वो भी प्रेशर में रहा है। 1.85% की नेगेटिविटी देखी गई। इसी तरह KSE 30 में 2.19% नेगेटिव रहा है और KMI 30 जो है पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो 5,300 पॉइंट्स गिरे हैं और परसेंटेज वाइज देखें तो 2.03% की कमी आज के दिन में देखी गई है। ग्राफ वाइज अगर हम KSE 100 को देखें तो ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट डिप थी और उसके बाद ओवरऑल जो ग्राफ का समझ ले के रुझान रहा है वो नेगेटिव ही रहा है। एक सिंपल अगर हम देखें तो ये मार्केट का सिंपल एक स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन के अंदर मार्केट नीचे गिरती गई है। एक अच्छी पॉजिटिव बात जो है, जो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वो ये है कि 184 का लेवल मार्केट ने सस्टेन किया है। जी स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे देखते हैं कि जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स में कौन कौन रहे हैं। के इलेक्ट्रिक जो है वो पहले नंबर पे रहा है, पिछले 2-3 दिनों से पहले नंबर पे परफॉर्म कर रहा है और उसकी रीज़न जो मार्केट के अंदर स्पेक्युलेट कर रही है वो ये है कि के इलेक्ट्रिक के जो CEO हैं उन्होंने जब रिज़ाइन किया है तो उसके बाद से के इलेक्ट्रिक परफॉर्म करना शुरू हो गया है। आई डोंट नो इसके बैक एंड पे क्या रीज़न है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग यही न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। दूसरे नंबर पर जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है और उसके हवाले से मैंने आपको न्यूज़ बता भी दी कि जो फर्स्ट हाफ़ के अंदर जो प्रेशर मार्केट के अंदर आया था वो नेशनल बैंक में कमी की वजह से आया था और जाहिर सी बात है कोई इतना बड़ा शेयर जब बन जाता है तो ब्लू चिप कैटेगरी के अंदर आ जाता है और उसमें जो नेगेटिविटी है वो तकरीबन कोई 8.01% का नेगेटिव रहा और जो प्राइस में डेप्रिसिएशन आई है वो 22.94 एक दिन में आई है। इससे पहले आपने देखा था कि जो नेगेटिविटी एक दिन के अंदर जो प्रेशर मार्केट में आया था वो FFC की वजह से आया था। वो सिंगल शेयर जो है वो मार्केट में एक दिन में उसने 2000 पॉइंट गिरा दिए थे। तो ब्लू चिप कंपनी के जहां फ़ायदे हैं वहां नुकसान भी ये होते हैं कि जब वो गिरती हैं तो पूरी की पूरी मार्केट को साथ लेके नीचे गिर जाती हैं। आज का जो लो रहा है वो 257 का रहा है और जो हाई बनाया है वो 286 का रहा है। तो इस लिहाज से जो क्लोजिंग रही है वो अपने लो के लेवल के दरमियान रही है और वॉल्यूम देखा जाए तो 51.2 मिलियन का वॉल्यूम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आज के दिन रहा है। 1 ईयर चेंज देखा जाए तो 274% का रहा। 5 ईयर ग्राफ की बात की जाए तो 5 ईयर में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। 27 से मूव करता हुआ 263 की परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों के अंदर। अगर परसेंटेज वाइज इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये तकरीबन कोई 960% का रिटर्न 5 सालों के अंदर दे चुका है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन काफ़ी अरसे से अगर आप देखें यहाँ पे तो ये बाउंड भी था। इससे पहले भी अगर 2-3 साल पहले भी चले जाएं तो इसकी परफॉर्मेंस जो है ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था और असल जो इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई है ये 2025 से स्टार्ट हुई है और 2026 में कंटिन्यू रही है। अभी तक तो कंटिन्यू है। सिर्फ अगर हम एयरटेल डेट की बात करें तो 8.8% का रिटर्न है और 2025 में इसने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है। बाकी सारी जो परसेंटेज है वो 2025 से ही आई है। बाकी जी प्रोफाइल को स्टडी करें तो जो फ्री फ्लोट शेयर हैं कम हैं जी काफ़ी। 23.97% शेयर जो है वो पब्लिक के पास है, रिमेनिंग शेयर जो है वो कंपनी के पास है। बाकी आप इसको स्टडी कर सकते हैं इसकी रिपोर्ट्स को। यहाँ से एक रफली सी अर्निंग पर शेयर की जो कंपैरिजन है वो हम कर लेते हैं। 2021 में 13.16 थी, 2022 में ग्रो हुई 14.29 पे और 2023 में अप्रॉक्सीमेटली डबल के पास पहुंच गई 24.37 पे और 2024 में दोबारा से डिप आई 12.63 पे। अर्निंग वाइज ग्रोथ देखें तो कोई ग्रोथ ऐसी नहीं है कि जो शेयर को उठाकर ऊपर वाले लेवल के ऊपर ले जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो काफ़ी सालों से स्टक था, अल्टीमेटली परफॉर्म कर गया। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पिछले 1 साल में 80% डिविडेंड दिया है कंपनी ने और लॉन्गर रन के अंदर अगर इसकी बात करें तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा दे चुका है 274%। यहाँ से गिरने के चांसेस भी होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नेशनल बैंक के अंदर ट्रेड नहीं करता, ना ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरा पर्सनल फोकस लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं इसमें करूँ भी तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का समझ लें कि 1 से 2% सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लेस करूँगा इसमें।
बाकी चलते हैं जी मेन पेज के ऊपर और देखते हैं बाकी कौन से स्टॉक्स टॉप परफॉर्मिंग में थे। FNEL भी आज जी टॉप परफॉर्मर में है। पिछले जब से इन्होंने अपनी फेस वैल्यू 1 रुपये की है उसके बाद ये टॉप 10 के अंदर आपको डेली में नज़र आना शुरू हो गया है। जी चौथे नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है। डिप इसी वजह से ली है उसने कि मार्केट प्रेशर में थी, वरना इसका जो ट्रेंड बन चुका था दोबारा ये ऊपर जाने का, तो ये ऊपर वाला ही ग्राफ समझ लें कि इसका था। और ये जी इसका अपना हाई बनाया है 41.60 का। जैसे कल आपसे बात हुई थी कि ये 42 41.5 पे जा सकता है, तो वो उसने अपनी जो लेवल है उसको टच ज़रूर किया है। और वॉल्यूम देखें तो 42 मिलियन के वॉल्यूम भी आज के दिन भी इसके अंदर देखने को नज़र आए हैं। नेक्स्ट देखें जी तो WTL हमेशा की तरह आपको टॉप 10 में तो नज़र आता ही है। अगर यहाँ पे नज़र ना आए तो टॉप 20 या 30 में ये ज़रूर फॉल करेगा। तो अगर ये रेगुलरली टॉप 10 टॉप 20 और 30 के अंदर आपको नज़र आता है तो ये एक हिंट है, मेरे मुताबिक तो ये एक हिंट है। और लॉन्गर रन के लिए आपने डिसाइड करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे प्लेस करनी है। आप अगर 5-5 हज़ार रुपया डाल के कोई कमेटी डालते हैं तो मेरे हिसाब से वो आप इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क आपको पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी प्लेसमेंट करेंगे तो रिस्क तो हो गई, लेकिन कमेटी आपको 5,000 रुपये आप डालते हैं तो साल के बाद आपका 60,000 रुपया बनता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दोनों हो सकती हैं, लेकिन अगर एप्रिशिएट कर सकता है कर जाता है तो ये आपका 1,20,000 रुपया भी बन सकता है जी। उसके बाद PIBTL है जिसमें कमी देखी गई, 39 मिलियन का वॉल्यूम रहा। और हैस्कोल आज कंपैरेटिवली स्टेबल रहा है मार्केट के प्रेशर के बावजूद। और नई एंट्री है जी आगा स्टील मिल्स की, नई है तो इसको थोड़ा हम स्टडी भी करेंगे। जी आज के दिन जो वॉल्यूम देखे गए 23.8 मिलियन का वॉल्यूम रहा। जो लो रहा है वो 8.45 का, हाई रहा है 8.89 का, क्लोजिंग रही है 8.64 की। 52 वीक्स की रेंज देखें तो कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है शेयर की प्राइस के अंदर, 6 से लेके 11 के दरमियान है। 1 ईयर चेंज की बात करें तो 12.73% नेगेटिव है। एयरटेल डेट में भी 1.17% का रिटर्न है बस। 5 सालों का अगर ग्राफ देखें तो नीचे ही ग्राफ आया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो हम शेयर देखते हैं उनका ग्राफ 5 सालों में ऊपर ही है। ये अभी तक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें ये पहला शेयर है जिसका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और इसका हाई अगर देखें हम 5 सालों के अंदर तो वो तकरीबन कोई 40 रुपीज़ बनता है। और जो लो है अभी अपने लो के ऊपर ही स्टैंड कर रहा है। तो इस तरह के शेयर भी ढूंढें अपने मार्केट के अंदर जो अपने 5 सालों के लो पे बैठे हों। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बाइंग रेंज जो होगी वो 1 रुपये से 10 के दरमियान है। लेकिन ये अगले 10 से 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट आपकी बुक हो रही है। आपने अगर आज आगा स्टील के अंदर एंटर होते हैं तो अगले 10 से 15 साल का अपना माइंड रखें, क्योंकि ये पिछले 5 सालों में बड़ा ग्रेजुअली नीचे आया है। तो जो ग्रेजुअली नीचे आता है वो एकदम से ऊपर जाना उसका मुमकिन नहीं होता। बाकी जी इसकी प्रोफाइल देखते हैं, 50% शेयर जो हैं वो फ्री फ्लोट हैं। और अर्निंग्स की बात करें तो जो अर्निंग्स में डिप आई है वो आप देख सकते हैं 2022 में 3.07 अर्निंग थी, 2023 में 1.5 होगी, उसकी आधी रह गई। और 2024 में लॉस पर शेयर आया 8.41 का, और 2025 में उससे भी बुरी सूरत हाल थी 11.92 का। तो मैं तो आज से इसको अपनी फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ। आप भी अपनी फेवरेट लिस्ट के अंदर इसको ऐड करें, लेकिन आपने अपना रिस्क खुद बियर करना है। लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट के अंदर ये आ गया है क्योंकि अभी ये लॉस के अंदर है। जैसे इसके लॉस की रिकवरी भी आई 2026 की स्टेटमेंट के अंदर, ये 11 से 6 पे भी आया, तो प्राइस में इसकी एप्रिसिएशन आना शुरू हो जाएगी। अभी फॉर द टाइमिंग इसमें डिप आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। जी तो पे आउट्स जी कंपनी ने दिए ही नहीं हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के हवाले से। बाकी आप इसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स और ईयरली स्टेटमेंट स्टडी करना चाहें तो तमाम इस पेज के ऊपर मेंशन है। आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं स्टेटमेंट्स को, और इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी थोरोली स्टडी कर सकते हैं। आगा के बाद जी PPL है और प्रेमा है। दोनों में ही प्रेशर देखा गया है आज के दिन में। और लेकिन वॉल्यूम देखें तो 20 और 18 मिलियन के वॉल्यूम इसके अंदर रहे हैं। बाकी अगर आप परसेंटेज वाइज एडवांसर्स और डिक्लाइनर्स को देखना चाहें तो ये दोनों सेक्टर्स बने हुए हैं, यहाँ से आप इसको थोरोली स्टडी कर सकते हैं।
स्क्रॉल डाउन करते हैं और अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें हम सेक्टर को एनालाइज करते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता रहा, और उसमें बेहतरीन सेक्टर में जो स्टॉक है, किस स्टॉक ने अपने सेक्टर में बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो इसमें भी हम टॉप सेक्टर्स की ही बात करते हैं, तो उसमें देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल की बात करें, असेंबलर्स की, तो तकरीबन सारे का सारा नेगेटिव था। सिर्फ 2-3 शेयर्स थे जो पॉजिटिव थे, जिसमें से साज़गार इंजीनियरिंग जो है 75 पॉइंट का इजाफा हुआ और 3.36% पॉजिटिव रहा है। एक्स डिविडेंड हो चुका हुआ है, जिसका मतलब है कि इसकी प्राइस जो है वो डिविडेंड के हवाले से एक्स हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑटोमोबाइल एसेसरीज़ में, और ये भी तकरीबन प्रेशर में ही रहा है। सिर्फ 1.38% के इजाफे के साथ जो टॉप परफॉर्मर है वो BWHL है। तीसरे में चलते हैं जी सीमेंट में, तो सीमेंट सेक्टर पूरे का पूरा ही नेगेटिव है। सिर्फ जो टॉप परफॉर्मर है वो पायनियर सीमेंट है, जिसने 2.55% का रिटर्न दिया है, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 352 के राउंड अबाउट है। एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जी बिल्कुल, करंट प्राइस जो रही है वो 352 है और 8.78 का इजाफा रहा है इसमें। पायनियर सीमेंट को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि न्यू है, आइटम है हमारी लिस्ट के अंदर, जिसको हम डेली बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो इसको भी देखते हैं जी। 52 वीक्स की जो रेंज है वो 173 से 427 के दरमियान है। 5 सालों के ग्राफ की बात करें तो जी ये ग्राफ है इसका। अगर इसका लो भी लगाया जाए 141 था जी, और 352 के दरमियान अब ये आ चुका है। तकरीबन कोई 120% के राउंड अबाउट रिटर्न दे चुका है 5 सालों में। कोई बहुत अच्छा एक्सेप्शनल रिटर्न इसको नहीं मानता मैं भी, आप भी नहीं मानते होंगे। 1 ईयर चेंज जो है वो 93% का रिटर्न है। प्रोफाइल की बात करें तो फ्री फ्लोट में 45% शेयर्स हैं, और अर्निंग्स की बात करें तो 2021 से 2022 ग्रो का ईयर था। 2022 और 23 से 2024 में जो अर्निंग आई है वो तकरीबन डबल है। 2025 में थोड़ी सी कम अर्निंग हुई है। ऑब्वियसली सेल्स भी अगर देखे जाए तो सेल्स और प्रॉफिट में भी कमी आई है। डिविडेंड्स की बात की जाए तो पिछले 1 साल में जो डिविडेंड कंपनी ने दिए हैं वो टोटल 100% के दिए हैं, इंस्टॉलमेंट्स में 50% और 50% के हिसाब से। बाकी अगर आपने इसकी स्टेटमेंट स्टडी करनी है तो यहाँ पे अवेलेबल है डाटा, आप इसको थोरोली स्टडी कर सकते हैं। जी सीमेंट सेक्टर के बाद हम अगले में जाते हैं केमिकल सेक्टर में, और देखते हैं क्या सूरत हाल है जी। नेगेटिव ही रहा है सिर्फ, और 1.43% और 1.39%। तो 1.43% में LGPL जो है ये टॉप परफॉर्मर रहा है, बाकी सब तो नेगेटिव ही रहे हैं। लीनर पार्क जिलेटाइन या गेलेटाइन क्या लिमिटेड, इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी का नाम आपके सामने मेंशन है। और थोड़ा सा इसको हम स्टडी भी कर लेते हैं। 52 वीक्स की जो रेंज है वो 82.71 से 167.86 के दरमियान रही है, और 1 ईयर चेंज नेगेटिव है, एयरटेल डेट चेंज भी नेगेटिव है। और 5 ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो जी 19 रुपये का शेयर ये हुआ करता था, 93 पे आ गया है, और इसने जो अपना हाई बनाया है वो तकरीबन कोई 300 से 400 से भी अबव का अपना हाई बना चुका है। उस हिसाब से काफ़ी नीचे आ गया है। लेकिन अगर हम इसको 19 के हिसाब से देखें तो अभी भी तकरीबन इसने 500% रिटर्न दे चुका है ये, बल्कि 450% रिटर्न बनेगा। प्रोफाइल में देखें तो फ्री फ्लोट में सिर्फ 25% शेयर्स हैं जो पब्लिक के पास हैं। और अर्निंग्स की बात करें तो ओबियसली अर्निंग में यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ, फिर यहाँ भी ग्रोथ, और यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी डिप आई है। 10.87 से जो डिप आई है 2025 में वो 2.11 तक आई है। डिविडेंड्स की बात करें तो जी कंपनी ने डिविडेंड्स नहीं दिए हैं। केमिकल सेक्टर के बाद बात करते हैं हम अपने ऑयल एंड फर्टिलाइज़र की भी बात कर लेते हैं। बल्कि फर्टिलाइज़र सेक्टर तो पूरे का पूरा नेगेटिव है। जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आई है वो फातिमा में आई है 4.27% के हिसाब से। और यहाँ पे अब हम अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से बात करेंगे,
और सारे का सारा प्रेशर में है। तो एनर्जी सेक्टर जो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आज अच्छे खासे लॉस में। ऑब्वियसली जब मार्केट पूरी की पूरी नेगेटिव हो तो सबके ऊपर इम्पैक्ट उसका आता ही आता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहा है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है। 5.01% नेगेटिविटी आज इसमें देखने में आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़। सारे का सारा सेक्टर ही नेगेटिव है सिवाय हैस्कोल के। हैस्कोल ने जो भी प्रेशर था आई थिंक एब्जॉर्ब कर लिया है। वॉल्यूम वाइज देखें तो वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे है, 35 मिलियन का वॉल्यूम लगाया है। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर आते हैं तो जी ये रिफाइनरी है और रिफाइनरी में भी सूरत हाल जो वो नेगेटिव ही रही। सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो रहा है वो 3.55% के साथ अटक रिफाइनरी रहा है। तो ये जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी आपके साथ थी। ओबियसली पूरी मार्केट नेगेटिव है तो सेक्टर भी नेगेटिव ही रहे हैं। इन बिटवीन कुछ शेयर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा है, अदरवाइज़ मैक्सिमम जो शेयर्स हैं उनके अंदर नेगेटिविटी ही देखी गई है। नेक्स्ट अब चलते हैं जी टेक्निकल लेवल के ऊपर कि मार्केट ने टेक्निकल लेवल पे कैसा परफॉर्म किया। तो जी ये मार्केट की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। आज के दिन जो परफॉर्मेंस रही वो लगातार नेगेटिव ही रही और सपोर्ट जो मार्केट ने पकड़ी है वो अपनी लो लेवल के ऊपर 183,547 पे मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी है। और तकरीबन कोई 3 दिन का जो मार्केट का प्रॉफिट था जितना भी था वो सारे का सारा मार्केट समझ लें कि वापस ले चुकी है। आज के सिंगल डे में 1.97% मार्केट नेगेटिव रही है। तो अभी यहाँ पे जैसे कल बात हुई थी कि मार्केट के ऊपर जाने के लिए 188,500 के लेवल पे सस्टेन करना ज़रूरी है। मार्केट ने आज जो अपना हाई बनाया वो 188 के लेवल के पास बनाया, थोड़ा सा ऊपर था लेकिन मार्केट इसको भी सस्टेन नहीं कर पाई। 2 मेजर न्यूज़ थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और उसके बाद जुमे के बाद ब्लास्ट के हवाले से जो न्यूज़ आई उसने कम्प्लीटली मार्केट को समझ लें कि नीचे ही नीचे लेके जाती रही है। सेकेंडली अब यहाँ पे अगर हम आवरली चार्ट बल्कि देखने की ज़रूरत नहीं है आज हमें, अब हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट बहुत ही ख़तरनाक बना है। लास्ट वीक जो भी नेगेटिविटी आई थी उसको मार्केट आलमोस्ट यहाँ तक रिकवर कर चुकी थी, लेकिन दोबारा से सिंगल डे के अंदर सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो भी चला गया। और ये जो साइन है ये साइन अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई सैटरडे संडे के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं, हो सकता है मंडे वाला दिन प्रेशर में हो, लेकिन एक दिन की जब इस तरह की कोई सडन डिप आती है तो अगले दिन कुछ ना कुछ मार्केट रिकवर ज़रूर करती है। तो हमारा माइंड भी वही होना चाहिए, जो मार्केट में रिकवरी आएगी उसके हवाले से हम लोग अपनी एंट्री और एग्ज़िट डिसाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 25% एंटर थे आज मार्केट के अंदर प्रीवियस डे से, तो आज आप 25% की और एंट्री आपकी बनती थी जो आप कर सकते थे। डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो कट ऑफ टाइम है वो 3, 2 और 4 के हिसाब से है तो उसी हिसाब से आप एंट्री करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने डेली बेसिस पे एंट्री लेनी है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, आप उसमें वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे भी अपने आप को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें मंथली बेसिस के ऊपर तो जो वीक पूरा जा चुका है उसके अंदर मार्केट ने नेगेटिव क्लोज़ किया है और मतलब समझ लें कि फरवरी का फर्स्ट वीक जो है वो नेगेटिव ही गया है। अब हमारे पास आगे 3 वीक्स पेंडिंग है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगला वीक पॉजिटिव होने के बाद दोबारा नेगेटिव होने के बाद दोबारा पॉजिटिव हो। ग्राफ में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं कि यहाँ तक मार्केट नेगेटिव आ सकती है 180 178 के दरमियान, और यहाँ से फिर दोबारा बाउंस बैक भी कर सकती है। आल दो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में ये जो दहशतगर्दी आई है ये न्यू एलिमेंट है जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर आया है। मतलब बाकी इलाकों के अंदर बलूचिस्तान वाली साइड पे तो काफ़ी चल ही रहा था, लेकिन जब ये इस्लामाबाद के हदूद के अंदर आया है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है और एक थ्रेट भी समझे पाकिस्तान की सेफ्टी के हवाले से है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को जो है वो बाखूबी हैंडल कर लेगी, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ है। और बाकी चीज़ें जो हैं आने वाले मंथ की बात करें, ये मंथली ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो मंथ और वीकली ग्राफ दोनों सेम ही हैं क्योंकि अभी एक वीक हुआ है तो इसलिए जो चार्ट वीक का होता है वही मंथ का भी बनता है। मंथ वाइज आई एम काफ़ी श्योर हूँ मैं मंथ के हवाले से कि क्लोजिंग जो है वो एटलीस्ट 180 के लेवल पे होनी चाहिए। बाकी IMF की टीम जो है वो भी पाकिस्तान आ रही है, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी पाकिस्तान के लिए कि IMF का अप्रूवल भी पाकिस्तान को मिल जाएगा, क्योंकि एज सच डेट के हवाले से, डेट पेमेंट्स के हवाले से पाकिस्तान ने किसी भी चीज़ के अंदर कोई मसला अभी तक नहीं आया है।
एक दो दुबई के हवाले से रोल ओवर है, वो भी उम्मीद है कि पाकिस्तान रोल ओवर टाइमली उनसे परमिशंस जो हैं, जो भी मुआहदे हैं वो भी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से। जी वीडियोज़ आई अंडरस्टैंड के थोड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन चीज़ों को कवर करने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो जो है वो थोड़ी तसल्ली से बनाई जाए, ताकि चीज़ों में जो क्लैरिटी है, बिल्कुल जल्दी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा, ना ही आपको मैं समझा पाऊंगा चीज़ें और ना ही खुद समझ पाऊंगा। तो डेली बेसिस पे अपने नॉलेज के लिए भी चीज़ें ज़रूरी हैं कि मैं डेली बेसिस पे थोरोली चीज़ों को कवर करूं। तो पहले हम मनी मार्केट और इनकम मार्केट के फ़ंड्स को देख लेते हैं। और बिल्कुल वही रिटर्न्स हैं जो डेली बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगा लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको डेली बताता हूँ कि आपने जब भी इनकम और मनी मार्केट के रिटर्न्स देखने हैं तो एयरटेल डेट के देखने हैं, वहाँ पे 1 डे रिटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एवरेज अगर हम देखें तो तकरीबन 8, 9, 10, 8, 9 और 10 के दरमियान चल रही है। इसी तरह बाकियों की भी देखें तो एवरेज बिल्कुल 10, 11 भी आप कह सकते हैं, कोई एक दो 11 के पास पास भी हैं 10.7 पे। तो ओवरऑल जो एवरेज है तमाम फंड्स की वो यही है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ 8.17 से लेके जो एवरेज है वो 10.7 के दरमियान है। लेकिन ओवरऑल जब एंड क्लोज़ करता है तो तकरीबन इनकी एवरेज अगर स्टैंड आउट आप करें तो वो 9 के पास होगी, क्योंकि पिछले टी बिल्स की ऑक्शन जो हुई है उस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वो 10.32% के ऊपर ऑक्शन हुआ है। तो आपको जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए मार्केट में म्यूचुअल फंड में लो रिस्क के अंदर, तो वो 9.5% से अबव एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए। लेकिन मेरा क्राइटेरिया मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो लो रिस्क के फंड्स हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि आप उसके अंदर प्लेसमेंट करें और स्टॉक मार्केट की डिप्स का वेट करें या उसके फंडामेंटल को स्टडी करें साथ साथ कि कब उसमें एंट्री लेनी है, और अपने जो एनुअलाइज रिटर्न है उनको बेहतर बनाएं। और उसका तरीक़ेकार मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर एक सेपरेटली मुकम्मल वीडियो बना के उसमें मैं डिटेल भी बताऊँगा, तो उसमें मुझे भी आसानी ये होगी कि मैं दोबारा जब भी उस पर बात करने लगूँगा तो आप सबको वीडियो रिकमेंड कर दूँगा कि आप वो वीडियो जाके देख लें। अभी तो सिर्फ सिंपल वर्ड में यही है कि आपको जब भी अपने रिटर्न्स बेहतर बनाने हैं तो स्टॉक मार्केट में जब भी कोई डिप आए तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, एंट्री करें, 2 से 3% एक्स्ट्रा बनाएं। उससे आपके साल के जो रिटर्न्स हैं वो बेहतर होते चले जाएंगे। अब क्योंकि मैं शरिया कंप्लाइंट में काम करता हूं तो आपको भी वही रेफ़र करूंगा। शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फ़ंड्स की बात करें तो आज की परफॉर्मेंस देखते हैं। और जी कुछ की अपडेटेड है, कुछ की अपडेटेड नहीं है। अलाइड बैंक का है जो 2% नेगेटिव 2.08, AKD 1.47 नेगेटिव रहा है। अल अमीन के फंड्स अपडेटेड नहीं हैं। अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड जो है वो 2%, इसी तरह अल मिज़ान म्यूचुअल फंड भी 2.05% नेगेटिव। अल फलाह का GHP फंड जो है वो भी 2% नेगेटिव, 2%, 2.21%, और अल हमरा का 2.14% नेगेटिव। एटलस का जो स्टॉक फंड है वो भी 2.08% नेगेटिव है। और इसी तरह AWT भी 2.18, फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड 2.13, फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड 2 जो है वो 2.16। HBL का इस्लामिक इक्विटी फ़ंड जो है उसका डाटा अपडेटेड नहीं है, ना ही दूसरे फ़ंड का डाटा अपडेटेड है। और JSB 2.21, लकी का जो फ़ंड है ज़्यादा ही नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी फ़ंड है तो 2.38%। लकी इस्लामिक स्टॉक फंड 1.98% नेगेटिव है। मिज़ान का एनर्जी फ़ंड जो है कंपैरेटिवली कम नेगेटिव है 2.20, और मिज़ान इस्लामिक फ़ंड 1.96% नेगेटिव रहा है। इसी तरह नेशनल बैंक का जो एनर्जी फ़ंड है उसमें अच्छी खासी डिप है 2.49, और इवन इनका जो इस्लामिक स्टॉक फंड है वो उससे भी ज़्यादा नेगेटिव है 2.67%। NIT इस्लामिक इक्विटी फ़ंड 1.85% नेगेटिव है, और पाक कतर इस्लामिक स्टॉक फंड 1.41% नेगेटिव रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इनके जो एयरटेल डेट रिटर्न्स हैं उनमें भी कमी वाक़या हुई है येस्टरडे की निस्बत, जो लास्ट वर्किंग डे था। तो ये जी परफॉर्मेंस थी म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से।
म्यूचुअल फ़ंड आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तमाम में क्राइटेरिया सेम ही है। आपकी सैलरी स्लिप लगती है, अगर सैलरी स्लिप आपके पास नहीं है तो आपका सहूलत अकाउंट वो ओपन कर देते हैं, जिसमें आपकी लिमिट होती है 8 लाख रुपए से मैक्सिमम आप उसमें प्लेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोगों की जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो। और अगर मेरी किसी नॉलेज में कोई कमी नज़र आती है तो काइंडली वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।